रिसेंटली आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि वेरियस न्यूज़पेपर और वेरियस आर्टिकल के अंदर ये कवर किया जा रहा है इस न्यूज़ को। इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन न्यूज़पेपर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसको कवर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अनाउंस किया है फ्री कॉन्डम फॉर 18 टू 25 ईयर ओल्ड। तो 18 से 25 साल के लोगों के लिए, युवाओं के लिए यहाँ पे फ्री कॉन्डम यहाँ पे अनाउंस किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। ऐसा क्यों किया है? इनका देखिए ये मानना है कि ये अपने देश को, अपनी कंट्री को HIV फ्री, HIV एड्स फ्री बनाना चाहते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा जो है कदम है। और देखिए ये अनाउंसमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि इन्होंने खुद ही ट्वीट करके इस वीडियो बना के और उसे अपलोड किया है ट्विटर के अंदर। इनका ये मानना है कि इनके ये इस स्टेप से HIV जो डिसीज़ है वो तेज़ी से, एड्स डिसीज़ जो है तेज़ी से कम होगी इनके देश के अंदर। वैसे तो इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो है, इंडिया से ज़्यादा ही है वहाँ पे, लेकिन इन्होंने ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है जिसके तहत ये जो है इसको कर्ब कर पाने में हेल्पफुल होगा, जो भी HIV से रिलेटेड डिसीजेस होती हैं। देखिए इनका टारगेट ये है कि ये अपने देश से, फ्रांस से किसी भी हालत में पूरी तरह से HIV एड्स को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया के मुकाबले में यहाँ पे HIV रेट्स तो नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा ही हैं। और साथ ही साथ जो अफ्रीकन कंट्रीज है, बहुत सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पे HIV रेट्स बहुत ज़्यादा है। इवन आप कह सकते हैं कि HIV रेट जो है 27% तक वहाँ पे पहुँच चुका है ना। तो अब वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे आते रहते हैं। अब मैं एड्स की बात करता हूँ, HIV की बात करता हूँ, तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। HIV का ये फुल फॉर्म है। अभी HIV जो है एड्स का इनिशियल फॉर्म है। HIV पहले हो जाता है, उसके बाद फिर वो तेज़ी से फैलता है और HIV पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो जाता है, एड्स रोग तेज़ी से ज़्यादा फैल जाता है ना। तो ये आपको चीज़ें भी याद रखनी हैं। अब आप लोग अफ्रीका का एक देश ले लीजिए। एक ये छोटा सा देश है जहाँ की आबादी अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख है। उसमें से लगभग 2 लाख लोगों को HIV एड्स है। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है ये। और उनमें से लगभग हर साल 12 से 15,000 लोगों की यहाँ पे मौत हो जाती है HIV एड्स की वजह से। और जिम्बाब्वे ले लीजिए। जिम्बाब्वे के अंदर इतना बड़ा देश है, उसके बावजूद ही 21% वहाँ पे HIV एड्स देखने को मिलता है। और आप साउथ अफ्रीका को ले लीजिए जहाँ पे लगभग 75 लाख लोगों को HIV एड्स है, जो कि आप कह सकते हैं कि उनकी आबादी का 13% है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये कितनी बड़ी जनसंख्या है, जहाँ पे ये ब्रिक्स नेशन भी है, जहाँ पे 75 लाख लोगों को एड्स की बीमारी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वेरियस कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पे सामने दिया गया है आपके सामने। आप इसे एक बार रीड भी कर सकते हैं कि देखिए कहाँ पे कितना रेट जाता है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन जहाँ से बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। 21%, 20 के ऊपर है। अब ये कहीं ना कहीं माइग्रेट करके कभी ना कभी फ्रांस आते हैं, जाते हैं, ये टूरिज़्म वगैरह चलता रहता है। इसलिए फ्रांस ने ये इंश्योर किया है कि बाहर से जो भी आ रहा है वो भी सुरक्षित रहें और ये इनका जो एड्स है, ये जो एड्स वायरस है, HIV वायरस, ये तेज़ी से फैले ना। इसलिए इन्होंने ये स्टेप उठाया है फ्री वाला कॉन्डम करने का, कि कम से कम वो प्रोटेक्शन का यूज करें और HIV फ्री रहें। ये इनका जो है टारगेट है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि कजाकिस्तान 0.2% है ना, वेरियस जो कंट्रीज। अब लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रांस में अगर आप देखेंगे 0.30%, जो कि अपनी उनकी आबादी का 1,80,000 हो जाता है ना। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे। और 1,80,000 है, ये इनका टारगेट है कि अब 80,000 तक यहाँ पे बनाने का इनका टारगेट है कि 1 लाख इनको जल्दी से जल्दी कम करना है। क्लियर। फ्रांस में कॉन्डम फ्री फॉर 18 टू 25 ईयर ओल्ड, इसलिए इन्होंने 18 से 25 साल के लोगों के लिए, युवाओं के लिए कॉन्डम को फ्री रखा है। और सिर्फ इन्होंने कॉन्डम नहीं, अदर भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स उठाए हैं कि कैसे HIV टेस्ट वगैरह रेगुलर बेसिस में करवाए जाएं और इन सब के लिए सॉल्यूशन लेके आया जाए। तो ये इनका जो है टारगेट है यहाँ पे। अब मैं अगर बात करता हूँ हमारे देश भारत की, भले ही परसेंटेज बेसिस में इंडिया का जो 0.2% के अप्रॉक्सीमेटली है, 20%,
लेकिन अगर आप संख्या पे देखेंगे तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया के अंदर संक्रमित हैं HIV एड्स से, है ना। वर्ल्ड एड्स डे हम मना रहे हैं 1 दिसंबर को, है ना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी जागरूकता है हमारे देश के अंदर? हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग तो बात ही नहीं करते। बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते हैं। इसको सोशल स्टिग्मा माना जाता है। एड्स और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के जो भी मेजर्स हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पीछे हैं, हम इस चीज़ को बात नहीं करते हैं, है ना। अब रिसेंटली एक डेटा आया है जहाँ पे ये निकाला गया है कि इंडियन जो है क्या मेजर्स यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। तो आप देख पा रहे होंगे कॉन्डम तो बहुत कम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा फीमेल स्टेरिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है ना। फिर इंडिया ने पहली बार लॉन्च किया था फ्री कॉन्डम स्टोर। अब ये लॉन्च हुआ था वेरियस गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा लॉन्च नहीं हुआ था, NGOs वगैरह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, है ना। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया। फिर एक RTI दायर की गई। RTI के अंदर पूछा गया कि क्या वजह है HIV एड्स होने के इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि सबसे ज़्यादा जो वजह है इंडिया के अंदर एड्स होने की वो है 17 लाख लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव जो है HIV हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हाँ, इसके कई और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि और रीजंस के अंदर जैसे सिरिंज हो गया, है ना, अलग अलग ब्लड एक तरीके से यहाँ से वहाँ होना, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, है ना, इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज करना, ये सारे मेजर्स यहाँ पे है। अब हमने यहाँ पे रीजंस जान लिए कि किन किन वजहों से ये जो है HIV जो वायरस है और एड्स है वो फैल रहा है ना। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अब हम सभी की ये जिम्मेदारी बन जाती है पब्लिक भागीदारी, जो जन भागीदारी कहते हैं ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि हम सब भी आगे आएँ। इंडिया को भी ज़रूरत है ऐसे स्टेप्स की और आगे आएँ और लोगों को सेक्सुअल जो भी सेक्स रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेक्स एजुकेशन की बात करता हूं मैं कि किस तरीके से लोगों को बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि अनप्रोटेक्टेड जो है सेक्स नहीं होना चाहिए, ना करें, है ना। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है जान, बच्चे जो है अपने गंवा रहे हैं, युवा पीढ़ी अपनी जान गंवा रही है HIV एड्स की वजह से। तो इन सब में रोकथाम हम कर सकते हैं अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें। इसको हमारे समाज में ऐसा स्टिग्मा ना लें। हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज के अंदर इस चीज़ को स्टिग्मा माना जाता है काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे, और कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता है। और अगर कोई बात भी करता है तो लोग क्या करते हैं, उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पे सामने निकल के आए हैं और इन्होंने इस तरीके से बात करी, बहुत बढ़िया स्टेप उठाया है ना। आवश्यकता है कि ऐसे टॉपिक के ऊपर हमको भी बात करने की आवश्यकता हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो आप अपने व्यूज़, आप लोगों के क्या व्यू हैं, आप लोग क्या स्टेप उठा सकते हैं, है ना, आप लोग अपने लेवल में क्या कर सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ें बताना है। कैसा लगा आपको ये चीज़, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं सीधे। साथ ही साथ आप हमारा एडवर्स न्यूज एनालिसिस का पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा एडवर्स न्यूज एनालिसिस का पेज है इंस्टाग्राम के अंदर, तो यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। वेरियस इंपॉर्टेंट आर्टिकल, न्यूज़पेपर्स की हाइलाइट्स, सभी चीज़ें मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फॉर ज्वाइनिंग मी, आप मुझे यहाँ पे _प्रकाश द्विवेदी _ करके मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम, सब्जेक्ट और पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी एग्ज़ाम, सब्जेक्ट या पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछा जा सकता है, आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, टुडे इज 12 दिसंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को तो स्टार्टिंग में ही बिना बोले ही आप लोगों को डिस्कस कर लिया है, बट कोई ना, आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको भी हम देखेंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, है ना।
Terrorism in all its form and manifestation must be condemned. There cannot be there cannot be exception or justification for any act of terrorism, regardless of its motivation and wherever, whenever and by whomsoever committed. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रुचिरा कंबोज जो है इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, यूनाइटेड नेशन के अंदर है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट देता है तो आप इनके स्टेटमेंट को चाहे तो एज इट इज़ यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। तो ये हो जाएगा कि एक करंट एस्पेक्ट दिखाएगा कि किस तरीके से टेररिज्म के ऊपर इन्होंने बोला है कि स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज एन गुड और बैड इंडिया इन यूएन। इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या कहता है कि आप लोग ग्रेडिंग करना बंद करिए, है ना। अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेडिंग करना क्या करिए, बंद करिए, सीधे सीधे खत्म करिए। ग्रेडिंग नहीं करना है, किस चीज की, टेररिज्म की, कि यार ये गुड टेररिज्म है, ये बैड टेररिज्म है। टेररिज्म इज टेररिज्म। जो जान ले रहा है वो टेररिस्ट है। जो गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से किसी को मार रहा है, किसी बच्चे को, किसी औरत को, किसी बूढ़े को, किसी भी इंसान को मार रहा है या कुछ भी इस तरीके से दहशत फैला रहा है, वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो टेररिज्म है। वो गुड या बैड नहीं हो सकता है, तो उसे ग्रेडिंग करना बंद करें। इन्होंने ये चीज़ की, ये ओपनिंग स्टेटमेंट दी इन्होंने, बहुत शानदार स्टेटमेंट है। टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन मस्ट बी कंडेम्ड। देयर कैन नॉट बी एक्सेप्शन और जस्टिफिकेशन फॉर एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म। किसी भी प्रकार के कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म की कोई भी जस्टिफिकेशन और कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकती है। सीधे सीधे उन्होंने ये चीज़ बोली है ना। गुड और बैड टेररिस्ट जो अलग अलग देश के अंदर निकल के आ रहे हैं कि नहीं गुड टेररिस्ट है, बैड टेररिस्ट है, तो इनको पूरी तरीके से नकार दिया गया है कि कोई भी गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होते, सारे के सारे बैड होते हैं, है ना। टेररिज्म इज टेररिज्म, टेररिज्म कैन नॉट बी गुड, है ना। तो इन्होंने ये बात बोली है, बहुत शानदार इन्होंने ये भाषण दिया। तो आप चाहें तो इनका ये जो है सुन भी सकते हैं यूएन के पेज में जाके, है ना। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए हम एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं। देखिए आज के अंदर एडिटोरियल सेक्शन में अंदर काफ़ी कुछ, इतना कुछ खास है नहीं, बस एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे लगा कि काफ़ी आप लोगों के लिए बताना चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकली टॉपिक है और थोड़ा सा इंग्लिश का टॉपिक है। कैसे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नरेटिव ऑफ द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गैस लाइटिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए पोस्ट ट्रूथ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, वर्ड ऑफ द ईयर इन 2016 द टर्म हैज रिमेन शैडो as possibly a bit incomplete. Now gaslighting has not only the supplement post truth but also explain the modus operandi. तो गैस लाइटिंग तो वर्ड ऑफ द ईयर बताया गया है, गैस लाइटिंग। अब जो गैस लाइटिंग वर्ड निकल के आया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वेरियस आर्टिकल इसके ऊपर छपे हुए हैं, है ना। द हिंदू के अंदर वैसे हम गैस लाइटिंग को पहले भी कवर कर चुके हैं, डिटेल्स में मैंने वहाँ पर समझाया है, तो मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप चाहें तो उसको जाके पढ़ सकते हैं। गैस लाइटिंग का मतलब क्या होता है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम गैस लाइटिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में गैस लाइटिंग का मतलब होता है अ सटल form of emotional manipulation that often results in the recipient doubting their perception of reality and their sanity। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गैस लाइटिंग का ये मतलब होता है कि इमोशनली तरीके से किसी को मैनिपुलेट कर देना, सटल फॉर्म ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन, है ना। मैनिपुलेट कर देना, ऐसे मैनिपुलेट कर देना सामने वाले को कि वो उसको खुद की चीज़ें जो हैं गलत लगने लगी, है ना। गैस लाइटिंग इज नॉट एन इंसिडेंट बट अ प्रोसेस। ये इट इज़ नॉट एन इंसिडेंट, ये भी समझना है, इट इज़ नॉट एन इंसिडेंट, इट इज़ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है विद कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, आपसे झूठ बोला जा सकता है, विद कन्फ्यूजन, विद लाइंग, डिसेप्शन, आइसोलेशन, डिनाइल, एक्यूजेशन एंड मैनिपुलेशन, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस। ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं, ये जो इस प्रोसेस के सभी कहीं ना कहीं पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, अगर आप इसके समझने की कोशिश करेंगे गैस लाइटनिंग को, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। ऐसा सिंगल में वर्ड नहीं समझा सकता इसको कि यार हाँ इसका मतलब एग्जैक्टली ये होता है।
कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं है। कंटेक्स्ट के अनुसार इसका मतलब तो है थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक्विजिशन, आइसोलेशन, डिसेप्शन, कन्फ्यूजन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एज 2020 पेपर पॉपुलर कम्युनिकेशन पोस्टुलेट एज वेल एज डिस्क्राइबिंग अब्यूज रोमांटिक रिलेशनशिप। The term has been provided lens for the understanding that post-truth politics, post-truth politics को यहाँ पे बताया गया, तो अलग अलग कंटेक्स्ट में इसको यूज किया गया है ना। कुछ और देख लीजिए, कुछ साइन देख लीजिए, देयर एक्शन डोंट मैच विद देयर वर्ड्स, जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन है वो दोनों एक साथ मिलते नहीं है। अब गैस लाइटनिंग दिखता कैसे वो मैं आपको बता दूं। जैसे गैस लाइटिंग इज एन फॉर्म ऑफ अब्यूज एंड मैनिपुलेशन कंसंट्रेटेड ऑन मेकिंग समवन डाउट देयर रियलिटी। जो रियलिटी है वो चल रही है उसी में उसको डाउट होने लग जाए, है ना। आप देखेंगे द डिनाई दिस सीट और डिड समथिंग इवन व्हेन यू हैव प्रूफ, मतलब आपके पास प्रूफ भी है उसको भी अब सामने वाला क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। एक कहानी में आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि एक बार ऐसा समझ लीजिए, एक बार एक आदमी रहता है और वो एक किसको लेके जाता रहता है, वो एक बछड़े को लेके जाता रहता है ना। खरीद के बछड़ा लाता है और जाता रहता है। तो वहाँ से सामने से एक जो है क्या नाम से ठगी रहते हैं, मतलब ठग जो मतलब एक तरीके से ठग लेते हैं। तो ठगी रहते हैं, ठगी क्या करते हैं, ठगी सोचते एक प्लान बनाते हैं कि यार क्या किया जाए, इनकी जो बछड़ा है बड़ा ही तंदुरुस्त और बड़ा ही शानदार सा दिख रहा है ना, तो इसको हड़पते हैं अपन लोग। तो कैसे हड़पेंगे, चलो कोशिश करते हैं। तो ये 2-3 का ग्रुप बनाते हैं। तो एक पहला वाला बंदा जाता है, देखता है, बोलता है अरे नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं। तो बोलता है सर बढ़िया। बोलते हैं अरे यार क्या बकरी है, बिल्कुल बहुत शानदार बकरी आप लेके जा रहे हैं, कितने के लिए बकरी। तो वो जो महानुभाव रहते हैं, वो आदमी रहते हैं, बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, ये बकरी थोड़ी ना, ये तो बछड़ा है। तो वो जितना जैसे वो सुनता है सामने वाला बंदा, तो वो हंसने लगता है और हंसते हंसते निकल जाता है बिना कुछ बोले। फिर दूसरा आता है, दूसरा देखता है, बोलता है अरे खतरनाक, क्या बढ़िया बकरी ली है आपने, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बछड़ा है, देखने में बिल्कुल बछड़ा जैसे दिख रहा है, जबकि है वो बछड़ा ही, लेकिन वो क्या बोल रहा है, ये बछड़ा जैसे ही देखने में लग रहा है। तो वो जो रहते हैं, वो आदमी जो बछड़ा लेके जाते रहते हैं, वो सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है, 2 लोगों ने बोल चुका है ना। अब क्या हो रहा है, एक्चुअल में उनको मालूम है कि ये चीज़ नहीं है, बट फिर भी अब उनको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया। अब वो क्या करेंगे, अब वो फिर से वो आगे बढ़ते हैं। फिर जो तीसरा मास्टरमाइंड रहता है, वो देखता, बोलता है अरे रे रे रे, आप ये इतना ये बकरी लेके जा रहे हैं, है ना, ये बढ़िया बकरी है आपके पास, तो एक काम क्यों नहीं करते आप, इस बकरी को बेच क्यों नहीं देते मुझे, है ना, मुझे ज़रूरत थी, बिल्कुल मैं तो ऐसी ही बकरी खरीदने वाला था, सोच ही रहा था कि ऐसी बकरी मुझे कहीं मिल जाए तो काम बन जाए। तो अब वो सामने वाला बंदा सोचता है कि यार ये सच में बकरी तो नहीं है, मुझे गड़बड़ तो नहीं होगी, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गया। तो इस चक्कर में क्या करता है, वो बकरी को बोलता है बकरी तो मेरे कोई काम की नहीं है, मुझे तो बछड़ा चाहिए था, है ना। तो वो क्या करता है, वो उसको सस्ते दाम में बेच देता है। वो सोचता है कि चलो अभी मौका है, इसको निकाल देते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरे पर बर्डन आ जाए, है ना। तो इस तरीके से करके वो निकाल देता है और फिर ये एक्चुअल में उन लोगों से ठग लिया जाता है। तो ये गैस लाइटिंग हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, गैस लाइटनिंग हो गई। समझ में आ गया गैस लाइटिंग का क्या मतलब है। गैस लाइटिंग मतलब है कि आपको इस तरीके कंफ्यूज कर दे, प्रूफ बोल के इमोशनली तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ भर देना, और गलत तरीके से कि आप उसको आप खुद के ऊपर ही शक करने लग जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इंट्यूशन वगैरह, इन सब में ट्रस्ट आपका होना खत्म हो जाए। यू ऑलवेज फील कंफ्यूजन होने जाए, कॉन्स्टेंटली आप अपने को डिफेंड ना कर पाए, है ना। कुछ वर्ड देख लिए, कुछ साउंड्स, जैसे कि ये अगर आप इस तरह की चीज़ें सुने तो आप समझ जाए कि गैस लाइटिंग है। जैसे कि यू साउंड क्रेजी, आई एम क्रेजी, फील्स लाइक आई एम क्रेजी। कोई आपको बोलता है यार यू साउंड लाइक क्रेजी, बार बार बोलता है, तो आपको क्या लगेगा, सच में मैं पागल जैसा हूं क्या, क्वेश्चन होता है ना। ओवर रिएक्टिंग अगेन आई सी, ओवर रिएक्टिंग अगेन आई सी, मतलब एक तरीके से है कि ओवर रिएक्टिंग हो रहा है, सामने वाला आपको देख देख के क्या कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो आप अपनी रियलिटी के ऊपर क्या करने लग जाएंगे, डाउट करने लग जाएंगे, यार सच में ऐसा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आई नेवर सेड दैट। और ये आप जैसे कि आपसे किसी ने कोई चीज़ शब्द बोला या कुछ बात हुई, और सामने वाला आके बोलता है कि यार मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ये चीज़ कभी बोली ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि मैंने ऐसा बोला, इम्पॉसिबल, मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ। तो आप क्या फील करेंगे, इग्नोरिंग माई ऑन फीलिंग,
आप खुद की फीलिंग को इग्नोर करने लग जाएंगे। कैसे? फीलिंग का यहाँ पे मतलब है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या सच में इसने बोल ऐसा तो नहीं यार, मैं ऐसा सोच रहा हूँ यार, क्या हो रहा है, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इट्स नॉट अ बिग डील। बार बार किसी भी कोई भी एक्शन हो रहा है तो आप उसको, सामने वाला बोलता है यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो हो जाएगा, अरे चलो ठीक है, ये तो छोटी चीज़ है ना। एक्शन डोंट मैचेस वर्ड, पर वो है बड़ी चीज़, आपको ही मालूम है। आप बोल रहे होंगे, आपको अपने ऊपर थोड़ा वो हो जाएगा, यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये बोल रहा है कि यार ये तो इतनी ईजी से कर लेता है, तो कहीं मेरे अंदर ही तो कमी नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें होने लग जाती हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। एक सिंगल शब्द में इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पर क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड था इसलिए मैंने आपको डिफाइन कर दिया, है ना, डिटेल्स में बताया है। और भी अगर कन्फ्यूजन लगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये छोटा सा न्यूज़ है, इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट से रिलेटेड है, वैसे तो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, पर जैसे ये एक्ट बन के आ जाएगा, तो नया एक्ट बन के जब आएगा अमेंड होके, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं। पर अभी जो कि ये बिल है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर, अब ये मैं बात कर रहा हूँ इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये क्या होती है। कोऑपरेटिव्स आर, मैं आपको और भी जूम करके दिखा देता हूं, तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA के अनुसार कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव्स आर द पीपल सेंटर्ड इंटरप्राइजेस। क्या है? पीपल सेंटर इंटरप्राइजेस जॉइंटली ऑन एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल। याद रखिए, जॉइंटली ऑन किया जाता है इसको, सिंगल हैंडेड ऑन नहीं रहता है, जॉइंटली ऑन and democratically controlled by and for their member to realize common economic, social, cultural needs and aspirations। ये चीज़ें यहाँ तक तो बातें समझ में आई ना, क्लियर हुई ना, है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये ICA के अनुसार, ये एक तरीके से मल्टी स्टेट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, कोऑपरेटिव होती हैं, उसकी डेफिनेशन है। इसको आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का? यस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, है ना। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा ये जो है महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। तो ये तो था फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने बता दिया। साथ ही मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इसके अंदर क्या चीज़ें चेंज करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए मैं बात करता हूं इसके अंदर क्या चीज़ें चेंज करने की बात करें, तो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इसको अमेंड करने के लिए। 2002 में लॉ ये बना था। इसमें ट्रांसपेरेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अमेंडिंग द इंट्रोड्यूस इनटू द इम्प्रूवमेंट गवर्नेंस वगैरह की बात की थी। अभी की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर बिल क्रिएशन सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, किस चीज को बताया जाएगा? सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जो कि सुपरवाइज करे द इलेक्टोरल फंक्शन ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो भी इलेक्शन रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, इलेक्टोरल फंक्शन होते हैं, उन सबको कौन देखेगा? सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। तो इसका क्रिएशन की बात चल रही है, क्योंकि अभी ये चीज़ है ही नहीं। तो ये जब बन जाएगा तो डेमोक्रेटिकली तरीके से ये चीज़ हो पाएगी। दूसरा, द अथॉरिटी विल हैव द चेयरपर्सन। जो अथॉरिटी बनेगी इलेक्शन अथॉरिटी, उसके अंदर कौन कौन होगा? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अप टू 3 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंटर। वो 3 मेंबर होंगे जो कि सेंट्रल अपॉइंट करेंगे। तो कुछ लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं। क्यों अपोज कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, सेंट्रल अपॉइंट कर रहा है, तो क्या एक तरीके से कौन कंट्रोल करना चाहता है? सेंट्रल कंट्रोल करना चाहता है। ये चीज ये लोग कह रहे हैं, अपोजिशन जो भी ये बात कर रहे हैं। रंजन चौधरी जी ने यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कहा कि बिल में लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर टू द सेंटर। वही चीजें जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट वर्ड की जो पावर है सेंटर की बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ये आपको याद रखना है। इंपैक्ट ऑफ ऑटोनॉमी का मिसयूज वगैरह किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे कहता हूं मैं यहाँ पे कि it also envisages the creation of the cooperative rehabilitation, reconstruction
एंड डेवलपमेंट फंड। तो कैसे ये 3 फंड बनाने की बात चल रही है, कौन कौन से फंड बनाने की बात चल रही है? रिहैबिलिटेशन, कुछ भी गड़बड़ हो गई, रिकंस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से नया बनाना हो, या फिर डेवलप करना हो, डेवलपमेंट फंड, है ना। ये चीज़ें जो है बनाने की बात चल रही है इसके अंदर, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। साथ ही साथ इसके अंदर और भी बिल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, जैसे कि कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बनाया जाएगा, है ना, इस्टेब्लिश किया जाएगा। कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन को यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ओम्बड्समैन लेके आया जाएगा, है ना, जो ये देखे, जो भी कंप्लेन वगैरह उन सबको यहाँ पे ये देखे, सॉल्व करे, है ना। कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन कमीशन कोई भी इंफॉर्मेशन देती, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है ना, सभी इंफॉर्मेशन देता है, वैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन देने की बात करती है। ये तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट है, तो आप इनको लिख सकते हैं, है ना, यूज कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग लॉज ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है उसके ऊपर कुछ एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनकी बात मैं करता हूं। सबसे पहले ये लॉ किसने बनाया था? पहली बार इस लॉ को बनाया था उड़ीसा के अंदर। द उड़ीसा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट द लॉ रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्जन विच लेटर बिकम द मॉडल फ्रेमवर्क फॉर द अदर स्टेट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की थी? उड़ीसा ने की थी, है ना। कब की थी यहां पे याद रहना चाहिए? 1967 में। अगले ही साल 1968 में कौन लेके आ जाता है? मध्य प्रदेश, है ना। तो एमपी लेके आ जाता है अगले ही साल। ये आपको याद रखना है, नाम भी याद रख सकते हैं आप, क्या? धर्म स्वतंत्रता अधिनियम। ये 1968 धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, है ना। तो ये आपको याद रखना है 1968 का। फिर अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग तरीके से लेके आते रहते हैं, ये यहाँ पे लिया हुआ, तो ये इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दो याद रख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो एक्ट के अंदर है वो चीज़ क्या है? जैसे कि अभी रिसेंटली 5 दिसंबर को एक बेंच थी, जस्टिस एम.आर. शाह जिसको लीड कर रहे थे, इन्होंने ये चीज़ कही कि चैरिटी और गुड वर्क टू हेल्प द कम्युनिटी और पुअर शुड नॉट क्लॉक और एन इंटेंशन टू रिलीजियसली कन्वर्ट दैम एज अ पीपल, है ना। अगर कोई भी इंसान किसी की हेल्प कर रहा है तो इस वजह से हेल्प ना करिए, या हेल्प की वजह से आप उसको रिलीजियसली कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं कि रिलीजन कन्वर्ट करवा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे समाज के अंदर, है ना। पैसा दे के और थोड़ा सा लालच दे के जो है रिलीजियस कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें अब नहीं होंगी, ऐसा इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। नौ पहले अभी क्या लॉ थे कि कन्वर्टेड पर्सन, अगर किसी पर्सन को रिलीजियस कन्वर्जन करना है तो पहले डीएम को जाके देना पड़ेगा, एक तरीके से नोटिस देनी पड़ेगी, इसके बाद बताना पड़ेगा, है ना, लिख के। फिर मतलब नोटिस नहीं, एक तरीके से एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं आप, नोटिस गलत वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगर कोई इस तरीके से चीज़ों को नहीं करता है तो वो उसको पनिशमेंट भी और फाइन भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली पनिशमेंट कन्वर्जन, ये सारी चीज़ अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, फोर्सफुली करवाता है, लव जिहाद वगैरह एंगल निकल के आता है, तो वहाँ पे इस चीज़ को नल एंड वॉइड करवा दिया जाएगा। अगर शादी इसी बेसिस पे हुई है तो शादी को ही नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, शादी ही अमान्य कर दी जाएगी, है ना। इस तरीके से अगर चीज़ें होती हैं तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजियस एक्ट 2021 जो है इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। उत्तर प्रदेश सबसे पहले इसको लिखा है, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021 सेड दैट मैरिज वुड बी डिक्लेयर null and void। याद रखना है, मैरिज वुड बी डिक्लेयर null and void if the conversion is only for the purpose and those wishing to change in the religious after the marriage need to apply to the district magistrate। तो ये पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखने हैं। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने देख ली। फिर हिमाचल प्रदेश ने इस चीज़ को, लॉ को भी चैलेंज किया गया। हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने 2012 के अंदर कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया, फिर अलग अलग अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, फिर कुछ अलग अलग प्रोविजन के अंदर कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, जैसे कि राजस्थान के अंदर भी कुछ जगह पे ये चीज़ देखने को मिली, गुजरात के अंदर भी गुजरात हाई कोर्ट ने इसको
स्टेट लगा दिया था कुछ प्रोविजन के अंदर। रिलीजियस एक्ट 2003 के अंदर, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 2003 के अंदर कुछ प्रोविज़न के अंदर 2021 में गुजरात हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कुछ प्रोविजंस के ऊपर MPFRA को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। तो इस तरीके से ये चल रहा है। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब इसके ऊपर फाइनली वर्डिक्ट आ जाएगा, फाइनल जजमेंट आएगा, तो हम इसको डिटेल से कवर करेंगे अलग से वीडियो लाके। चलिए अब देखिए, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तो आप सभी लोगों को पता ही होगा ये क्या होता है। देखिए जैसे कि आप मैसेजिंग करते हैं, ये आपका मोबाइल हो गया, ये व्हाट्सअप हो गया, ये दूसरा व्हाट्सअप हो गया, है ना। इस व्हाट्सअप से आप इस व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, तो आपका जो मैसेज है वो बीच में कहीं स्टोर ना हो। एंड जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे एंड हुआ है, तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहे, सिर्फ इन दोनों के पास रहे, बीच में कहीं स्टोर ना हो, इसे ही कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन, है ना। तो रिसेंटली अनाउंस किया है एप्पल ने कि वो इंक्रीज करेगा डेटा पॉइंट्स को, प्रोटेक्शन को, कि आई क्लाउड के अंदर जो चीज़ें सेव हो रही थी वो चीज़ें भी अब सेव ना हो फ्रॉम 14 to 23। अभी जैसे आप लोग देखेंगे ना, चैट बैकअप का ऑप्शन रहता है ना, चैट बैकअप, तो क्या होता है, एक ईमेल के अंदर या जिसके अंदर आप बैकअप करते हो सारी चैट आपकी क्या होती है, सेव हो जाती है, और फिर वहाँ से जब आप नया इंस्टॉल करते हैं तो आप चैट को बैकअप कर सकते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, मतलब ये जो चीज़ें हैं हम इसको भी प्रोटेक्शन को ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो है डेटा ना चुरा सके। तो इस चीज़ का यहाँ पे ये ध्यान रखा जाएगा, क्लियर। इसलिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन लेके आया गया है। अब ये इसका जो ऑपोजिशन है, बहुत सारी गवर्नमेंट कर रही है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जो टेररिज्म वगैरह है वो तेज़ी से फैले, उसका पता ही न चले, हम उसे ट्रेस ही ना कर पाएँ। तो ये चीज़ें भी पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो वैसे इसके ऊपर डिटेल में जब आर्टिकल्स आएंगे और जो अलग व्यू पॉइंट आएंगे तो हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी न्यूज़ को देख लेते हैं। इंडिया नीड टू पॉलिसीज विच फोकस ऑन द जॉब रिच ग्रोथ एंड इक्वलिटी टू मूव फॉरवर्ड। इंडिया को आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया को आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यकता है। ये ILO के डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल, एज आर्ट द मेंबर कंट्री टू चैनल कलेक्टिव एफर्ट्स टू अचीव द सोशल जस्टिस डिसेंट वर्क फॉर ऑल, है ना। तो इन्होंने ये चीज़ कही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर। इन्होंने बोला कि देखिए सर, जॉब रिच बनाइए ग्रोथ को अपनी। सिर्फ ग्रोथ हो रही है, 1% की ग्रोथ हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करिए, आप ग्रोथ जॉब रिच बनाइए, इक्वलिटी को लेके आइए और इसको फॉरवर्ड करिए आगे की तरफ, मूव फॉरवर्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप आगे बढ़िए, ये चीज़ इनका ये चीज़ कहना है, क्लियर। अब ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्लीन गंगा चेंज कोर्स टू कंजर्वेशन टूरिज्म लाइवलीहुड। क्लीन गंगा, अगर साफ रहेगी गंगा तो टूरिज्म वगैरह तेज़ी से देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके ऊपर आपको एक ही होमवर्क है, तो क्लीन गंगा प्रोजेक्ट क्या है, कब लॉन्च हुआ था, कैसे क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अर्थ गंगा वगैरह यहाँ पे बताया गया। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा क्या है, कितना ज़्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। आप गंगा के ऊपर जितना चीज़ें लिख सकते हैं वो चीज़ लिखिए। नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है ये आपको लिखना है, साथ ही साथ आपको लिखना है कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है गंगा का, साथ ही आपको गंगा का सोशल सिग्निफिकेंस, सोशल चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है। सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक तीनों प्रोस्पेक्ट लिखना है, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक, ये तीनों ही आपको यूज करना है और लिखना है, क्लियर। चलिए, न्यू कोविड वेव इन चाइना, क्लाउड लास्ट फॉर द 3 मंथ, 3 महीने तक ये रहेगा। नया एक वेव निकला है चाइना के अंदर, आप लोगों को भी सतर्क रहना है ना। साफ सफाई और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते रहना, क्योंकि चाइना के अंदर से ही चीज़ें से निकल के आ रही हैं। अभी एक रिसर्च आई थी और वहाँ पे एक लीक हुई थी चीज़, वहाँ से बताया गया था कि जो कोविड-19 है वायरस, वो क्या है, वो मैन मेड वायरस है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो सकता है इसकी चाल हो, फिर से ये हरकत कर रहा हो चाइना अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ सकता है। तो देखते हैं, जो भी आगे निकल के आएगा तो फेस करेंगे, सभी लोग मिलकर उसका करेंगे। तो घबराने की आवश्यकता तो आपको है नहीं, बिल्कुल भी, है ना। कैसा लगा आज का लेक्चर, आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ बतानी है ना। और कल फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए शुरुआत के साथ। चलिए, तब तक के थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।